गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के बायोलॉजिकल जो लेक्चर हम ले रहे हैं लगातार, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का ये जो लेक्चर लगातार हम ले रहे हैं उसका आज ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस तीसरे लेक्चर में हम कोशिकांगों की संरचना, उनके माप, कार्य को पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं जो सेल ऑर्गेन हैं, सेल को कैसे डिवाइड किया गया। पहले सेल का डिवाइडेशन देखते हैं, इसके बाद सेल ऑर्गेन्स देखते हैं। सेल को कैसे डिवाइड किया गया, देखिए जो सेल को डिवाइड किया गया है वो मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ध्यान दें, पहला जो पार्ट है वो है सेल इनवेलॉप, माने कोशिका का आवरण, कोशिकीय आवरण इसे हम कहते हैं, कोशिकीय आवरण। जो दूसरा पार्ट है वो आपका है रिक्तिका, जिसे हम वैकोली कहते हैं। और तीसरा जो पार्ट है वो है कोशिकांग का, कोशिकांग जिन्हें हम सेल ऑर्गेन्स कहते हैं। कोशिकीय आवरण में 2 मेन पार्ट हैं, सेल वॉल इसको पढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आपकी कोशिका कला है, कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति और कला, कोशिका कला, तो इसमें मेन पार्ट होते हैं। कोशिकांग जो है, रिक्तिका एक खाली स्पेस है, हमने आपको बता दिया। सेल में इसका कोई विशेष वैल्यू अभी फाइंड नहीं हो पाई है, केवल कोशिका दाब बनाने में ये सहायता करती है। ऑर्गेन्स जो है आपकी वो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड हैं। एक तो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कि कोशिकांग को हम मेम्ब्रेन के आधार पर 2 भाग में बांटते हैं। पहला दोहरी कोशिका कला वाले, दोहरी कला वाले यानी डबल मेम्ब्रेन वाले, डबल मेम्ब्रेन जिनकी है, और एकल कला, एकल कला माने सिंगल मेम्ब्रेन। अब आइए देखते हैं कौन कौन से दोहरी कोशिका कला के हैं, दोहरी कला के बने होते हैं, कौन कौन से सिंगल के बने होते हैं। दोहरी में आपके मुख्य 2 ही पढ़ेंगे आप, प्लास्टिड यानी लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 आप पढ़ेंगे दोहरी कला में। एकल कला में बाकी जितने ऑर्गेन्स हैं, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के पार्ट हैं,
ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम्स। कुछ अंग ऐसे हैं जिनमें कला नहीं पाई जाती है। इसमें से एकल कला से राइबोसोम हटेगा, राइबोसोम में कला नहीं होती है। कुछ ऐसे हैं जिनमें कला नहीं पाई जाती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन, जिसमें आपका राइबोसोम है, राइबोसोम्स और न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर एक छोटा सा भाग होता है न्यूक्लियोलस। ये ध्यान देंगे, न्यूक्लियस आपका एकल कला में रहेगा, लेकिन न्यूक्लियोलस जो केंद्रक के अंदर का भाग है, केंद्रिका, वो विदाउट मेम्ब्रेन कला विहीन है। तो इतने पार्ट को कोशिका को फिर से आप एक बार देख लीजिए। कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण में आपकी कोशिका कला, कोशिका भित्ति है, दूसरा रिक्तिका, और इसके बाद कोशिकांग जिसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका द्रव्य ये भी पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म ये भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है अध्ययन करते हैं दोहरी कोशिका कला में। दोहरी कोशिका कला वाले कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो दोहरी कोशिका कला का एक मेम्ब्रेन है, एक कोशिकांग है। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अध्ययन के लिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री देखेंगे। ये फिगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का दिखाई दे रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर ने किया था। कोलिकर ने इसको सबसे पहले खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को, और इसको इन्होंने खोजा था यकृत में, यकृत की कोशिकाओं में। और किसके यकृत में? बिल्ली की, बिल्ली की यकृत की कोशिकाओं में सबसे पहले खोजा था कोलिकर ने। लेकिन इन्होंने इस पर अध्ययन नहीं किया था, एक संरचना देखी, लेकिन इस पर रिसर्च सबसे ज्यादा अल्टमान ने किया था। जो वैज्ञानिक अल्टमान ने सबसे ज्यादा इस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया। इसलिए अध्ययन के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो अल्टमान का नाम आएगा, और रिसर्च खोज सबसे पहले कोलिकर का नाम आता है। लेकिन इस बीच इसका नाम कॉन्ड्रियोसोम था। इसको हम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से जानते थे जब तक अल्टमान इसके रिसर्च कर रहे थे। बाद में एक वैज्ञानिक है सी वेंडाना, जिन्होंने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। कहने का मतलब है खोज कोलिकर ने और स्टडी अल्टमान ने, और नॉमिनेशन सी वेंडाना। कोलिकर इसके डिस्कवरर थे। डिस्कवरर कोलिकर थे, स्टडी अल्टमान ने किया और नॉमिनेशन सी वेंडाना ने किया। अब बात करते हैं इसके शेप और साइज की। शेप एंड साइज की बात करते हैं। ये 1.4 से 1.7 मिलीमाइक्रोन व्यास वाला होता है। 2 से 4 मिलीमाइक्रोन इसकी
चौड़ाई होती है। साधारणतः ये 1 से लेकर 2 मिलीमाइक्रोन तक लंबा होता है। ये इसका व्यास है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है। ये तो हो गई साइज की बात। शेप अगर आप देखें तो ये हल्का सा लंबा, अंडाकार हल्का सा लंबा होता है, अंडाकार होता है या लंबा होता है। बहुत क्लियर शेप आप देख रहे होंगे, अंडाकार हल्का लंबा। ये जो हम यहां पे संरचना बनाए हैं, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, टीएस, अनडेड काट इसके लिए है। टीएस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हैं। यहां पे हम अब इसके इंटरनल पार्ट के बारे में जानेंगे। इसका इंटरनल पार्ट क्या है, क्या क्या नाम है, क्या फंक्शन है। हमने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन की होती है, एक तो ये बाहर मेम्ब्रेन है, दूसरी अंदर जो मेम्ब्रेन है ये धंस कर उंगलियों के समान, आप देख रहे हैं ना, ऐसी उंगलियों के समान संरचना बनाती है। आपको उंगलियों के समान संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, ऐसे ऐसे। इन संरचनाओं को ऐसे, इन संरचनाओं को हम क्रिस्टी कहते हैं। F1 पार्टिकल इस पे पाए जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जो बाहर मेम्ब्रेन है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन, आप फिगर बनाकर नाम जरूर लिख लें, याद कर लें। आउटर मेम्ब्रेन। इनर पार्ट को, जो इनर मेम्ब्रेन है, इसे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो यहां लिक्विड मैट्रिक्स पाया जाता है, इसे हम एक्सोप्लाज्म माने बाह्य द्रव्य, जो अंदर द्रव्य होता है इसे एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म आंतरिक द्रव्य। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके बीच में सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यस यस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, एक सूत्री डीएनए पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से कोशिकांग हैं जो अर्ध स्वायत्त होते हैं, जो सेल्फ डिपेंड होते हैं। तो इनका अपना खुद का डीएनए होता है। तो ये 2 कोशिकांग हैं जो दोहरी कला के होते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों में खुद का अपना डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम आपको एक क्रिस्टी की संरचना दिखाएं, एक क्रिस्टी की संरचना के लिए हम यहाँ एक अलग से क्रिस्टी की संरचना बनाते हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कहाँ क्या पाया जाता है। एक क्रिस्टी जो है वो इस प्रकार पाई जाती है। ये एक क्रिस्टी की संरचना है जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल होता है उसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ध्यान दें, F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी इसे कहते हैं। ये है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम कहते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम ATP सिंथेटेज या ATPase एंजाइम के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लें, इस क्रिस्टी की जो F1 कण है इसे हम F1 कण कहते हैं। ऑक्सीसोम को ही F1 पार्टिकल भी कहते हैं। F1 पार्टिकल इसी का नाम है। F1 पार्टिकल में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे ATP सिंथेटेज या ATPase एंजाइम कहते हैं। यही ATPase सिंथेटेज एंजाइम ATP का निर्माण करती है। आगे जब आप इसका फंक्शन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का रेस्पिरेशन में, तो आप जानेंगे। यहाँ पे हमें इसकी स्ट्रक्चर और आंतरिक संरचना जाननी है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो पार्ट है, ये
क्रिस्टी जो F1 पार्टिकल को समेटे रहती है अपने में, 3 से 4 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं एक क्रिस्टी में। इस पे एटीपी सिंथेटिक और एटीपी एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो मैट्रिक्स भरा होता है उसे अंदर में उसे एंडोप्लाज्म और बाहर जो होता है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। अब आइए माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखते हैं, कार्य क्या है। संरचना आप बना लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, वीडियो को पॉज करके संरचना बना लेंगे। संरचना के सारे पार्ट आपको याद होने चाहिए, नाम क्लियर होने चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। वीडियो के इस टॉपिक के अंत में हम आपको क्वेश्चन से भी रूबरू करवाएंगे। जब आपको अंतिम वीडियो इस चैप्टर का दिया जाएगा तो वहाँ क्वेश्चन भी आपको कुछ दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको देना होगा। फंक्शन आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। जो इसका मेजर फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, प्रमुख कार्य जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया माने फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा के उत्पादन में, एनर्जी के बनने में, श्वसन क्रिया के होने में माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष रोल होता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा कोशिकीय अंग है जिसमें कोशिकीय ऑक्सीजन श्वसन होता है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऑक्सीजन श्वसन के लिए जिम्मेदार है। इसके F1 पार्टिकल में वो एंजाइम पाए जाते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के बर्न होने पर, और इसका ये मेजर फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा कोशिका के कुछ अन्य क्रियाओं का, जैसे ऊर्जा के ट्रांसमिशन का, ऊर्जा के स्टोर का, ऊर्जा के संचय का भी ये कार्य करता है। एनर्जी जो है वो स्टोर रहती है इसमें, स्टोर एनर्जी, स्टोरेज का भी इसका काम है। एनर्जी को भी स्टोर करती है किसके रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में एनर्जी को स्टोर करती है। इसलिए इसे हम पावर हाउस कहते हैं, ध्यान दें। इसलिए इसे हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करती है, तो एक काम इसका ये भी है, ऊर्जा का संचय, और इसका दूसरा जो काम है वो है ऊर्जा का निर्माण, श्वसन क्रिया में पार्टिसिपेट करना। तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल। अब अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं, और अगला जो आपका कोशिकांग है वो है प्लास्टिड यानी लवक। लवक पे अब चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं लवक। लवक का मतलब होता है वर्णक। वर्णक का मतलब होता है रंग देने वाला, यानी कलर देने वाला, रंग देने वाले पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो विशेष इंडिविजुअल रंग देते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ये टॉपिक। ये स्पेशलिटी है प्लांट की, प्लांट सेल की विशेषता है कि लवक उसमें पाए जाते हैं। अदरवाइज किसी दूसरे सेल में, प्लांट सेल को छोड़कर लवक नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे सभी सेल जिनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, लवक पाया जाता है, उनकी स्टडी हम प्लांट सेल में ही करते हैं। लवक मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आवर्णी लवक। आवर्णी लवक पहला है। दूसरा है हरित लवक, हरित लवक, और तीसरा है वर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। लवक की खोज सबसे पहले
एक वैज्ञानिक थे हेकल, उन्होंने किया था। हेकल को खोज का श्रेय जाता है प्लास्टिड का। फिलहाल हरित लवक की खोज का श्रेय सिम्पर जी को जाता है, लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल पूरे लवक की बात करेंगे तो उसकी खोज का श्रेय हेकल को जाता है। सबसे पहले यहाँ अध्ययन करेंगे अवर्णी लवक के बारे में। आपको पता है अवर्णी माने बिना रंग के, प्लांट के वह भाग जिनमें कोई कलर नहीं होता है। ये 3 प्रकार के हैं, ध्यान देंगे। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। 3 प्रकार के अवर्णी लवक हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। अब आइए देखते हैं एमाइलोप्लास्ट क्या होता है। किसी भी पौधे का वह भाग जो सफेद रंग का होता है या बिना किसी रंग के होता है, लेकिन उसमें अगर स्टार्च स्टोर है, सफेद कलर का है या बिना किसी रंग के है, और स्टार्च अगर स्टोर है तो निश्चित रूप से वहां एमाइलोप्लास्ट पाई जाएगी। जैसे आप व्हीट में देखेंगे, गेहूं में, जौ में देखेंगे, पिसने के बाद देखिए सफेद कलर आता है, स्टार्च भी स्टोर पाई जाती है, उसमें स्टार्च संचित रहती है, तो कहने का मतलब वहां एमाइलोप्लास्ट है। सेम दूसरा इलियोप्लास्ट, जहां पे ऑयल या फैट या लिपिड स्टोर रहती है और सफेद कलर की होती है, तो वहां अवर्णी लवक का इलियोप्लास्ट प्रकार पाया जाता है। जैसे आप पीनट्स में देखेंगे, मूंगफली में तेल होता है लेकिन सफेद कलर की होती है, तो इलियोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। प्रोटीनोप्लास्ट की बात करेंगे तो नाम से ही क्लियर है, जहां प्रोटीन स्टोर होगी और सफेद कलर होगा। जैसे पल्स, जितनी आपकी दालें हैं सफेद कलर की, उड़द की, मूंग की, ये प्रोटीन को स्टोर करती हैं और सफेद कलर की होती है, तो वहां प्रोटीनोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये अवर्णी लवक हो गया। अगली वीडियो में हम हरित लवक के बारे में चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें और अध्ययन करें। लगातार वीडियो देखते रहें जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।